माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो लास्ट के वीडियो में जो मैंने आपसे शेयर की है, जिसमें कि आपको ई कंसुलेट से और वीएफएस से आपको अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, ये सब आपको जो इन्फॉर्मेशन जो है मैंने दी है वो आपको अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है। और आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा है, अच्छे लाइक्स कमेंट सब कुछ आ रहे हैं आपके, तो ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। लेकिन मेरी एक कंप्लेन आपसे ये है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जिस तरह से कमेंट्स आते हैं आपका सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि किन लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। लेकिन मेरी आपसे यही मतलब उम्मीद है और गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो क्योंकि देखिए, सब्सक्राइब करने में कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं, ना ही मुझे पैसे मिलते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो अब अच्छा लगता है ये कि लोगों को मेरी वीडियो जो है पसंद आ रही है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स आते हैं तो और अच्छा लगता है, क्योंकि माइंड जो होता है ना, तेजी से दौड़ने लगता है कि अब मुझे किसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए। तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना मत भूलिए। और अभी मैं फिर बोल दे रही हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आप तक मिल जाए। तो चलिए, आज अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में, कि आज का जो हमारा वीडियो है वो है पोलैंड एम्बेसी के न्यू चेकलिस्ट के बारे में। मतलब कि जब भी आप वीजा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर में लगाना है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको अपोस्टाइल कराना है, अटेस्टेड कराना है। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसका मैंने एक वीडियो बनाया था कि चेकलिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। बट आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि वहां पर दिया गया है, मैं खुद चेकलिस्ट दिखाऊंगी कि चेकलिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है, और किन बातों का ध्यान रखना है आपको उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। किस तरह से ऑर्डर में लगाना है, कहाँ पर यस नो करना है, रिमार्क करना है, किस तरह से उसको फाइल में आप लगा सकते हैं। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं हम स्क्रीन पर, मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगी और लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चेकलिस्ट में क्या क्या से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करके डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। तो चलिए, मैं लेकर के चलती हूँ, आपको चेकलिस्ट दिखाती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पोलैंड का पॉलिश नेशनल वीज़ा का ये चेकलिस्ट है। ऊपर लिखा हुआ भी है चेकलिस्ट पॉलिश फॉर नेशनल वीज़ा एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो लिखा हुआ है ये न्यू है, क्योंकि पहले वाले जो चेकलिस्ट आते थे ना उसमें वर्क लिखा होता था। तो ये नया वाला है जिसमें एम्प्लॉयमेंट लिखा रहता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, चेकलिस्ट दोनों सेम है, आप किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी से भी डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हेडिंग है और नीचे देखिए नेम दिया गया है, पासपोर्ट नंबर, पर्पस ऑफ विजिट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको अपना नेम देना है, आपका जो भी नाम है वो नाम देना है। नीचे देना है पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो पासपोर्ट पे आपके लिखा हुआ होता है कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। फिर यहाँ पर देखिए पर्पस ऑफ विजिट दिया गया है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप क्यों जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि आपका करंट आपका कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप रेगुलर मतलब रहते हैं, वो कॉन्टैक्ट नंबर। ईमेल एड्रेस, जिस पर आप अपडेटेड हैं, जो भी आपका ईमेल एड्रेस चलता है जिस पर कि कोई भी फाइल आपको भेजी जा सकती है, मेल एड्रेस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है आप तक पहुंच जाए, वो ईमेल एड्रेस आपको करंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना ईमेल एड्रेस दे दे और वो वर्क ना कर रहा हो। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ईमेल एड्रेस आपको नहीं डाल देना है, जिस पर आप अवेलेबल हैं वही ईमेल एड्रेस आपको देना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर नीचे देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो बिफोर यू डिलीवर द एप्लीकेशन। तो इन सब इसमें इसका मतलब है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है जो नीचे दिए गए हैं इन सब को आपको प्रिपेयर करना है बिफोर यू डिलीवर द एप्लीकेशन, मतलब आपको एप्लीकेशन डिलीवर करने से पहले। अदरवाइज द एप्लीकेशन माइट बी रिफ्यूज्ड बाय द एम्बेसी। नहीं तो इससे क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज किया जा सकता है बाय द एम्बेसी से, काउंसलेट जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड।
द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड इन पॉलिश और इंग्लिश वर्जन। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आप या तो पॉलिश लैंग्वेज में दीजिए या तो फिर इंग्लिश वर्जन में भी दे सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको पॉलिश लैंग्वेज में ही इस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। आप इंग्लिश में इंडिया से कर रहे हैं तो आप इंग्लिश वर्जन में आप इस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। वाइल द वीज़ा एप्लीकेशन इज बीइंग प्रोसेस्ड, द एप्लीकेंट्स पासपोर्ट रिमेन्स एट द एम्बेसी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। तो जब तक आप इस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे तब तक आपका जो पासपोर्ट है, जब तक आप मतलब वीज़ा आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस में करेंगे तब तक एप्लीकेंट का जो पासपोर्ट है वो एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के पास, कॉन्सुलेट जनरल के पास आपका जो पासपोर्ट है वो वहाँ पर मतलब सबमिट रहेगा। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, द एप्लीकेशन मटेरियल शुड बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो आपका जो एप्लीकेशन मटेरियल है उसको आपको किस तरह से ऑर्डर में लगाना है वो नीचे दिया गया है कि किस तरह से आप फर्स्ट नंबर पे क्या लगाएंगे, सेकंड नंबर पे क्या लगाएंगे, थर्ड नंबर पे क्या लगाएंगे। तो इस तरह से ऑर्डर में ही आपको लगाना है जैसे जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट में है आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आपका, आपको तो पता है पासपोर्ट होता ही है, लेकिन पासपोर्ट में क्या क्या आपको ऐसा ऐसा मतलब होना चाहिए, कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो पासपोर्ट आपका जो है आपके वीज़ा एप्लीकेशन में सक्सेस हो। तो यहाँ पर दिया गया मस्ट बी वैलिड एट लीस्ट 90 डेज आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ वीज़ा एंड नॉट ओल्डर देन 10 ईयर्स। तो आपका जो पासपोर्ट है वो 90 डेज तक वैलिड होना चाहिए, जब तक मतलब 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और प्लस जैसे आप कहीं आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो उससे ज़्यादा आपको 90 डेज तक और भी वैलिड होना चाहिए। ट्रैवल डॉक्यूमेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ब्लैंक पेपर्स, डैमेज ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इसमें जो है पासपोर्ट में आपका 2 पेपर जो है वो ब्लैंक होना चाहिए, एकदम प्लेन पासपोर्ट में। प्लस आपका जो पासपोर्ट है बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी भी मतलब पेपर पे ना कोई दाग होना चाहिए, ना कहीं फटा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है हमारा वीज़ा एप्लीकेशन। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट ब्लैंक साइंड बाय द एप्लीकेंट। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे मतलब ब्लैंक होना चाहिए, मतलब उसमें आपका साइन होना चाहिए। एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड में लॉज एंड साइन वीज़ा एप्लीकेशन पर्सनली द सिग्नेचर एज द वन इन द पासपोर्ट। तो इसमें जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब ब्लैंक नहीं होना चाहिए, उसपे एप्लीकेंट्स का साइन होना चाहिए, इसमें दिया गया है। और जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो 18 ईयर्स से ऊपर होने चाहिए, मतलब 18 ईयर्स होना चाहिए उनका। पर्सनली द सिग्नेचर एज द वन इन द पासपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए इतना छोटा-छोटा लिखा हुआ है कि दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो ध्यान से आप लोग को देखना है कि क्या-क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अ कलर फोटोग्राफी विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन पासपोर्ट टाइप व्हाइट बैकग्राउंड 35 mm इंटू 45 mm डेटिंग फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ। तो इसमें जो आपको फोटो चाहिए, इसमें कलर फोटोग्राफी चाहिए, लेकिन उसमें बैकग्राउंड जो है उसमें व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। और जो भी आपके पास मान लीजिए आपके पास अवेलेबल है फ़ोटो, तो वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ेस जो होता है ना चेंज होता रहता है, इस वज़ह से यहाँ पर ऐसा दिया गया है। तो आपका जो आपके पास अगर फ़ोटो है, तो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो भी चल जाएगा, बट उसमें व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। थर्ड यहाँ पर दिया गया है चेकलिस्ट में, चेकलिस्ट है। मतलब कि आपको इन सब चीज़ों के साथ, इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ थर्ड नंबर पे आपको लगाना है चेकलिस्ट। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए यस, नो और रिमार्क्स दिया गया है। मतलब कि आप जब इस डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेंगे, जिस-जिस डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे, तो यहाँ पर यस कर देना है, और जो भी डॉक्यूमेंट आपका तैयार नहीं है, जो आप नहीं लगा रहे हैं, उसको नो कर देना है और रिमार्क देना है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको कर लेना है तैयार, यस, नो करके इस तरह से रेडी कर लेना है। थर्ड में आपको चेकलिस्ट लगाना है, फर्स्ट नंबर पे आप पासपोर्ट लगाएँगे, सेकंड नंबर पे आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, थर्ड नंबर पे आपको चेकलिस्ट लगाना है, इसी फॉर्म को लगाना है आपको थर्ड नंबर पे। इसकी ज़ेरॉक्स कॉपी, फ़ोटोकॉपी आप इसको करा लेंगे, उसके बाद इसको लगाएँगे। फोर्थ नंबर पे आपको लगाना है एप्लीकेंट्स कवरिंग लेटर। आपको कवरिंग लेटर बनाना आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊँगी कि कैसे आपको कवरिंग लेटर बनाना है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट्स का कवरिंग लेटर लगाना होता है, मेंशनिंग द पर्पस एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल।
आपको उसमें कवरिंग लेटर में मेंशन करना होगा कि आपको मतलब ट्रैवल का ड्यूरेशन क्या है और क्या पर्पस है आपको ट्रैवल करने का। लिस्ट ऑफ अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन, और आपको उसमें और भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आपने पहले कभी ट्रैवल किया है तो उसका डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा, और भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसका यूजफुल इंफॉर्मेशन है कुछ भी ऐसा, तो आपको कवरिंग लेटर में अटैच करना होगा। 5th नंबर पे है आपका, देखिए, डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग द पर्पस ऑफ द ट्रिप। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो आपके ट्रिप को कंफर्म करता है। ओरिजिनल एंड वैलिड वर्क परमिट एंड इट्स कॉपी इसमें लगानी है आपको। ओरिजिनल वर्क परमिट लगानी है और वैलिड होना चाहिए वर्क परमिट। एक आपको ओरिजिनल लगानी है और सेकंड आपको इसकी कॉपी लगानी है। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉइंग कंपनी, आपकी जो कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिया है उसका रजिस्ट्रेशन लगाना है। जो आपको प्रूफ दिया गया है रजिस्ट्रेशन, उसका आपको प्रूफ लगाना होगा इसमें। ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट्स एम्प्लॉयर इन पोलैंड, आपको जिस एम्प्लॉयर ने पोलैंड में हायर किया है उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर आपके पास आया होगा, तो उसको आपको लगाना है। इसको पढ़ लेते हैं। ऑन द ऑफिशियल कंपनी पेपर विथ स्टैम्प एंड सिग्नेचर, जो भी आपको वर्क परमिट ऑफरिंग लेटर आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें स्टैम्प होगा विथ सिग्नेचर होता है। डेट एंड क्लियरली मेंशनिंग, डेट और मेंशन किया रहता है। जो भी आपको आता है लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर आता है, उसको आपको लगाना है यहाँ पर। फुल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की डिटेल्स, एड्रेस जो भी है वो सब आपको इसमें दिखानी है। द नेम एंड पोजीशन ऑफ द काउंटर साइनिंग ऑफिसर, डिटेल्स रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एप्लीकेंट्स, example position, salary, estimated duration, details regarding additional condition of employment, एग्जाम्पल अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, लिविंग एक्सपेंसेस। तो ये सब चीजें जो हैं आपके वर्क परमिट में मेंशन रहती है, बस उसी को आपको लगाना है और इसकी कॉपी भी लगानी है। उसमें सब कुछ मेंशन होना चाहिए, इस बात को आप चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब है कि आपका वर्क परमिट जो है वैलिड है या नहीं, ओरिजिनल है या नहीं, उसी को आपको यहाँ पर लगाना है। तो फर्स्ट आपको चेक करना है कि आपको वर्क परमिट आपका वैलिड है या नहीं, ओरिजिनल है या नहीं। इसका मैंने वीडियो शेयर किया है, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा कि आपका वर्क परमिट जो है वो ओरिजिनल है या नहीं। इस बात को देख लीजिएगा, तभी आपको उसको इसमें लगाना होगा आपका वर्क परमिट। नेक्स्ट है आपका, इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय, अ लेटर फ्रॉम द करेंट एम्प्लॉयर confirming the transfer and approving the leave absence of the applicants। इसमें ये दिया गया है कि अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांसफर है, मतलब कि मान लीजिए आप पोलैंड में वर्क कर रहे हैं और आप पोर्टुगल आपका ट्रांसफर हुआ है किसी कंपनी से, तो वहाँ का आपको ट्रांसफर लेटर चाहिए करेंट एम्प्लॉयर का। मतलब कि जहाँ पर आपने न्यू ज्वाइनिंग की है वहाँ से आपको करेंट ट्रांसफर लेटर जो है, जिसने ट्रांसफर किया है उनका ट्रांसफर लेटर, ये कन्फर्मिंग द ट्रांसफर एंड अप्रूविंग द लीव, मतलब कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो कंफर्म कर देगा कि इनका ट्रांसफर हुआ है दूसरी कंपनी में, तो वो लेटर आपको यहाँ लगा देना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नॉट मैंडेटरी, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नॉट मैंडेटरी है तो हमें इसे लगाने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको, अगर आप लगा देंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो आपको वीजा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको भी लगाना होता है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या है, प्रोफेशनल्स एजुकेशन सर्टिफिकेट प्रूविंग प्रोफेशनल स्किल्स, तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल कोई आपके पास सर्टिफिकेट है उसे लगाना होगा जो अटेस्टेड होगा। कॉपीज एंड ओरिजिनल्स लीगलाइज अटेस्टेड अपोस्टाइल बाय MEA और MFA। तो MEA का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, तो इस ये अपोस्टाइल किया जाता है आपका जो अटेस्ट मतलब एजुकेशनल और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। इसका भी वीडियो जल्दी आएगा मेरे चैनल पर। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा यही होने वाला है, तो आपको कम से कम आपको इसका ध्यान रखना है कि जो चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आप लगा रहे हैं एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल, वो अपोस्टाइल होना चाहिए और अटेस्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कॉपीज एंड ओरिजिनल्स, तो आपके पास किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट आप उसकी कॉपी भी लगाएंगे एंड उनका ओरिजिनल भी लगाना है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है।
नेक्स्ट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये तो आपको पता ही है, पीसीसी करवाना होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसको लगाना है। सर्कुलम वीटा मतलब सीवी ऑफ द एप्लीकेंट, जिसके बारे में मैंने बताया है कि आप अगर यूरोपा फॉर्मेट में सीवी बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, तो यहाँ पर आपको सीवी लगानी है। ये सब 5th नंबर के डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लाइन बाय लाइन इसी तरह से लगाना है, इसी ऑर्डर में लगाने हैं। अब 6 आता है फ्लाइट आइटिनरी। फ्लाइट आइटिनरी के बारे में मैंने बताया है आपको डमी की टिकट के बारे में, लेकिन आपको फेक डमी टिकट्स आपको नहीं लगानी है। फ्लाइट आइटिनरी में आपको वही टिकट लगानी है जिसमें रिजर्वेशन कंफर्म हो, मतलब कि उसमें पीएनआर स्टेटस उसमें दिखाता है, वो उसी डमी टिकट को लगानी है। विथ रिटर्न टिकट मतलब कि आपका जो ट्रैवल डेट है, ट्रैवल डेट के बाद आपका जो वर्क परमिट 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, जब भी आपकी रिटर्निंग है उसमें रिटर्न डेट की टिकट भी आपको साथ में लगानी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है फ्लाइट आइटिनरी में। 6 नंबर पे। 7th में आपका है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस में आपको क्या करना है, ओरिजिनल एंड 1 कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट TMI इश्यूड बाय अ company from the list of approved Indian insurance companies of Consular Post of Shenzhen States। इसमें आपको ओरिजिनल लगानी है, ओरिजिनल एंड 1 कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट TMI का लगाना है, मतलब ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस इसको बोलेंगे शॉर्ट में। इसको आपको लगाना है और इसमें इंश्योरेंस आप तब से लगाइए जब से, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं सेम डेट से आपका इंश्योरेंस स्टार्ट होना चाहिए, जब तक कि आप वहाँ रहेंगे उस समय तक का आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। और TMI जो है मतलब ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस जो है आपका मिनिमम कवरेज 30,000 यूरो का होना चाहिए। इट मस्ट बी कवर कॉस्ट ऑफ एनी इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड repatriation for medical reasons as well as in case of death repatriation of the deceased। तो आपको 30,000 यूरो का TMI आपको यहाँ पर लगाना है, ताकि आपको इमरजेंसी में किसी भी मेडिकल की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो आपको वहाँ पर मिल सके। 8th में है आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द अवेलेबिलिटी इन पोलैंड ऑफ अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन फॉर द intended period of stay। document shall contain information about the cost of living। एकोमोडेशन में जैसे कंपनी कभी आपको प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, तो उसका आपको पूरा डिटेल्स लगाना है, आपको जो कि मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से। द कॉस्ट ऑफ अ फुल पीरियड ऑफ मंथली पेमेंट मस्ट बी इंडिकेटेड। उसमें आपका कॉस्ट मतलब ये दिखाना होगा कि मंथली आपको कितना पे करना है वहां पर। मस्ट बी इंडिकेटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लीज एग्रीमेंट और अदर टाइप ऑफ अकोमोडेशन प्रूफ। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कंपनी अकोमोडेशन दे रही है तो उसका प्रूफ लगाना है, अदरवाइज अगर आप पे कर रहे हैं अकोमोडेशन के लिए तो उसका भी प्रूफ आपको लगाना होगा यहाँ पर। 9th नंबर पे है प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपको क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द करेंट अकाउंट फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ नो डिपॉजिट। तो ये देखिए बहुत से लोगों को कंफ्यूजन इसमें था, मेरे पास कमेंट्स भी आ रहा था कि मैम बैंक स्टेटमेंट जो लगाना है उसमें अकाउंट में कितने पैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर चेकलिस्ट में ही आपको कंफर्म कर दिया गया है कि बैंक स्टेटमेंट जो है आपका करंट अकाउंट का होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ का। आपको उसमें कोई ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट कर देना है और फिर उससे हमें पैसे नहीं निकालने हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में क्या करना है, जो भी आपका मतलब रेगुलर आपका बैंक का अकाउंट है उसका लास्ट 3 मंथ्स का ही आपको स्टेटमेंट लगाना है। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं और उसमें हम और डालते जा रहे हैं तभी हम उसमें से निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मली आपको बैंक का स्टेटमेंट लगाना है 3 मंथ्स का लेटेस्ट। उसमें कम से कम मतलब 2-3 लाख रुपया शो करे, इतना आपको रख के चलना है। उसमें उससे आप निकाल भी सकते हैं, आप उसमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए आप उसमें डालते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लेटेस्ट आपको 3 मंथ्स का बैंक की स्टेटमेंट जो है उसको आपको लगाना है। अब 9th में ही है नीचे प्रूफ ऑफ द सॉल्वेंसी ऑफ द एम्प्लॉइंग कंपनी इफ द कंपनी पेज द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड लिविंग। तो अगर आपकी कंपनी आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड लिविंग पे कर रही है तो उसको आपका प्रूफ आपको इसमें लगाना है। नेक्स्ट है आपका 8th नंबर पे प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट्स पर्सनल सॉल्वेंसी इन केस पर्सनली कवरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड लिविंग। जैसे आप कंपनी पे कर रही है तो वो तो लगाना है, अगर आप सेल्फ पे कर रहे हैं तो उसको भी आपको यहाँ पर लगा देना है प्रूफ। अब 10th नंबर पे आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या है, एप्लीकेंट्स आर अलाउड टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दैट दे कंसीडर यूजफुल टू एक्सप्लेन जस्टिफाई टू द ट्रिप।
एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि जैसे आप कभी पहले भी किसी संजन कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं, और आपके पास प्रूफ है, जैसे मान लीजिए आपके पासपोर्ट पुराना पासपोर्ट हो गया है, आपने पहले भी कभी ट्रैवल किया है, तो आप उस पासपोर्ट से उसका जेरोक्स निकाल करके उस संजन कंट्री का जो भी आप कहीं भी ट्रैवल किए गए हो, तो उसका आपको जेरोक्स निकाल करके आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट में यहाँ पर लगा देना है, सबमिट कर देना है, ताकि वो और भी आपका जो वीज़ा है वो थोड़ा-सा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाए। 10th में है एडिशनल डॉक्यूमेंट, ये आपका हो गया कंप्लीट। 11th में है आपका रेजिडेंस प्रूफ, एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रूविंग स्टे इन द करेंट जुरिसडिक्शन। रेजिडेंस प्रूफ में आपको क्या करना है कि जहाँ पर आप करंट अवेलेबल हैं, वहीं का आपको रेजिडेंस प्रूफ करना है, ताकि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एम्बेसी की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो भी आपका रनिंग में है, वो आपका रेजिडेंस पे आपके पहुँच जाए। तो रेजिडेंस प्रूफ आपको वहीं का देना है जहाँ पर आप करंट में रह रहे हैं। 12th में आपका है पासपोर्ट डाटा पेज कॉपी। इसमें क्या करना है, 1 कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट्स पासपोर्ट डाटा पेज, द फर्स्ट एंड द लास्ट वन। यहाँ पर पासपोर्ट का आपका डाटा पेज कॉपी जो है, उसमें आपको क्या करना है, एक कॉपी जो है आपकी एप्लीकेंट डाटा पासपोर्ट डाटा पेज जो है, एक फर्स्ट की एंड एक लास्ट की, वो कॉपी आपको लगानी है। फर्स्ट एंड लास्ट पेज की एक-एक कॉपी पासपोर्ट की आपको वो लगानी है। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ द पेजेस विथ पॉलिश शेंजन वीजा इफ इश्यूड, इफ द वीजा वेयर इन द प्रीवियस पासपोर्ट, कॉपी ऑफ द पासपोर्ट डेट पेजेस, द फर्स्ट एंड द लास्ट वन। तो यहाँ भी देखिए वही चीज बोल रहा है ये कि आप अगर पहले भी कभी शेंजन कंट्री में गए हैं, तो वहाँ का आपको प्रीवियस पासपोर्ट में अगर मान लीजिए कि आपकी उस पे स्टैंप लगे होते हैं कि आप इस शेंजन कंट्री में गए हैं, तो उसका आपको पेज जो है उसकी कॉपी आपको निकाल करके मतलब निकलवा लीजिएगा, कलर कॉपी निकलवाइएगा। तो कलर इसमें दिया गया है, उसको निकलवा करके आपको यहाँ पर ऐड करना है। और यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिए, आई हियर बाय कन्फर्म दैट आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट एम्बेसी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द रिपब्लिक पोलैंड रिजर्व द राइट टू रिक्वेस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड इट डीम नेसेसरी इट इंटरव्यू द एप्लीकेंट। तो ये कंफर्म किया जा रहा है, वही लिखा हुआ है आपके लिए। यहाँ पर आपको डेट प्लेस यहाँ पर देना है, लिखना है डेट प्लेस, यहाँ पर नेम है एंड सिग्नेचर एंड डेट यहाँ पर, और यहाँ पर एप्लीकेंट सिग्नेचर है। नीचे भी देखिए एप्लीकेंट सिग्नेचर दिया गया है, और यहाँ पर ऑफिसर के लिए नेम एंड सिग्नेचर ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, डेट, एडिशनल कमेंट्स, और यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिसर का डेट और सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये सब आपको तैयार कर लेना है। यस नो यहाँ पर आप कर दीजिएगा कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं, कौन से नहीं है आपके। तो ये सब आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस में इंश्योरेंस नंबर देना है, वैलिडिटी कब से कब तक की है ये भी देनी है, और यहाँ पर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया गया है एकोमोडेशन के लिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ लगाए हैं वो भी लिखना देना है। यहाँ पर नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, ये भी नाम लिखना है आपको। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ऊपर में दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर 5th नंबर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने मैंडेटरी में लगाए हैं, प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट कौन कौन से लगाए हैं, यहाँ पर सारे लिस्ट आपको लिख देने हैं। तो ये सब अगर आप कर देंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ऑर्डर में लगाए हैं। वैसे तो आपको इन ऑर्डर को फॉलो करके ही इसको लगाना है। तो ये आपका चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका डॉक्यूमेंट्स जो है ये प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि चेकलिस्ट कैसा होता है और किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने हैं और किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप लगाना है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, किस तरह से उसको मतलब ऑर्डर किस तरह से ऑर्डर में उसको लगाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे ही आपको लगाना है। साथ में उसमें चेकलिस्ट भी दिया गया है कि चेकलिस्ट को भी लगाना है, तो उस चेकलिस्ट को आपको डाउनलोड करके उसको आपको लगा देना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि इसमें सिग्नेचर की जहां बात कही गई है, तो आपको सिग्नेचर वही करना है जो आपका सिग्नेचर पासपोर्ट में ऑलरेडी किया गया है। सेम वही सिग्नेचर आपको हर जगह फॉलो करना है डॉक्यूमेंट्स में। मतलब ये ऑफिशियल हो जाएगा आपका सिग्नेचर। तो इस सिग्नेचर को आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिग्नेचर भूल जाते हैं और अलग अलग स्टाइल से सिग्नेचर करने लग जाते हैं, तो वो जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं होता है, इस वजह से भी वीजा रिजेक्शन होने लग जाते हैं। सेकेंड आपका टिप्स है फोटो कॉपी के बारे में। कहीं कहीं आपको फोटो कॉपी जो है आपको जेरोक्स लगानी है, मतलब
आपको फोटोकॉपी पता ही होगा, एक कलर फोटोकॉपी होती है और एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी होती है। तो जहां पर आपको कलर फोटोकॉपी के लिए बोली गई है वहां कलर फोटोकॉपी ही आप लगाइएगा। वैसे मोस्टली इसमें कलर फोटोकॉपी ही लगाई जाती है डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि जो भी इसमें बोला गया है कि नॉट मैंडेटरी, जहां पर लिखा गया है डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा स्किप कर दीजिए। मैंडेटरी नहीं है, बहुत से लोग इसको स्किप कर देते हैं, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह है, तो उसको जरूर से आप उसको लगा सकते हैं और लगाइए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टिप्स है ईमेल्स के बारे में। तो ईमेल्स आपको वहां पर वही देना है जो आपका रनिंग में है, उसी ईमेल्स को आपको वहां पर मेंशन करना है, जिससे आपका जो मैसेज है, ईमेल जो है आ सकता है और आप उससे मेल कर सकते हैं। अब हमारा आता है फ्लाइट आइटिनरी के बारे में। तो फ्लाइट आइटिनरी के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें डमी टिकट के बारे में मैंने बताया है, लेकिन आपको उसमें डमी टिकट जो लगाना है वो आपको फेक नहीं लगाना है, आपको ओरिजिनल डमी टिकट लगानी है जिसमें पीएनआर स्टेटस जो है वो शो करता है। इसके बारे में पूरी डिटेल में मैंने वीडियो शेयर की है, आप उसको जा करके देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से आप डमी टिकट्स जो हैं आप बनवा सकते हैं। मैंने वेबसाइट के बारे में भी बताया कि कौन से वेबसाइट से आप डमी टिकट्स जो है वो निकलवा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट के बारे में। तो बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे लास्ट के वीडियो में जब मैंने चेकलिस्ट के बारे में बताया था। तो बैंक स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, लास्ट के 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट जो है आपको लगाना है, जिसमें कि ऐसा नहीं है कि आप फटाफट से उसमें उसके अंदर डिपॉजिट करते जाइए तभी आप उसका स्टेटमेंट लगाएंगे, ऐसा नहीं है। जो भी आपके अकाउंट में आपके जो भी है लास्ट के 3 मंथ्स में जो भी पैसे उसमें पड़े हैं आपके लास्ट 3 मंथ्स में, बस उसी का आपको स्टेटमेंट जो है आपको लगा देना है। लेकिन उसमें कम से कम 2 से 3 लाख रुपए होने चाहिए। तो आप उसमें उस अकाउंट्स में, मतलब जो रनिंग अकाउंट है उसमें आप पैसे डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत आप उसमें डिपॉजिट कर दीजिए तभी आप बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। एक डर होता है मन में कि इसमें पैसे कम है तो इसको हम ना लगाएं, ऐसा नहीं है। लास्ट 3 मंथ्स का जो भी आपने रखा है उसमें पैसे, उसमें अलग से कोई डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स का है बस उसी को आपको उस डॉक्यूमेंट्स में लगा देना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। और इस चेकलिस्ट को देख करके अगर आप प्रिपेयर करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो कि प्रॉपर तरीके से इसमें दिया गया है, यही है एक तरीका आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का। और बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो चेकलिस्ट दी गई है ये मतलब कभी कभी चेंज हो जाती है। और पहले जो चेकलिस्ट आती थी उसमें लिखा होता था वर्क, पोलैंड एम्बेसी न्यू चेकलिस्ट के बारे में मतलब लिखा रहता था वर्क, डैश करके वर्क लिखा रहता था। और जो न्यू वाला चेकलिस्ट है हमारा उसमें एम्प्लॉयमेंट लिखा होता है। तो कोई भी चेंज नहीं है, बस इतना ही चेंज किया गया। अगर चेंज होता भी है तो कुछ पॉइंट्स को वो लोग चेंज करेंगे। तो ये चेंजिंग जब होगी तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे जो चेंज होते हैं आपको एम्बेसी में जाकर भी पता चल जाता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और कोई ज्यादा चेंज नहीं होता, अगर चेंज होता भी है तो पॉइंट्स को वो लोग चेंज कर देंगे। जैसे ऑर्डर में जो हम लोग लगाते हैं पेपर, तो हो सकता है 2nd नंबर का पेपर हमें 3rd नंबर पे लगाना हो और 4th नंबर का पेपर 3rd नंबर पे लगाना होगा। तो ऐसा कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो जो भी है चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप उस पेपर को रेडी कीजिए, उस डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए और इसी तरीके से आप लगा करके आप अपने वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस कीजिए। तो 100% आपका जो है वीजा वो लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी लोग नए हैं मेरे सब्सक्राइबर, तो उनको मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जो भी आपको नॉलेज चाहिए मेरी वीडियो से आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको जो भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।